हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 2 जुलाई है और यूपीटीटी की परीक्षा भी आज से स्टार्ट हो रही है और 2, 3 और 4 जुलाई को ये परीक्षा करवाई जाएगी और दो पालियों में ये परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से स्टार्ट होगी और 12 बजे समाप्त हो जाएगी। दूसरी पाली 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में संचालित होगी और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। केंद्रों के 2 किलोमीटर तक साइबर कैफ़े, फ़ोटोकॉपी, पीसीओ सब बंद रहेंगे और यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी कोर्ट की अनुमति से देंगे परीक्षा। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डीएलएड ओडीएल मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस मोड अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। कहा है कि 31 मार्च 2015 से पूर्व सेवा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने 18 माह का डीएलएड ओडीएल पूरा किया है तो उनको यूपीटीटी में अनंतिम रूप से सम्मिलित होने दिया जाए। तो ऐसे अभ्यर्थी यूपीटीटी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट फिलहाल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि अगला आदेश कोर्ट का नहीं आ जाता है तब तक। और दोस्तों, इसी पर अगर देखा जाए तो बिहार में एक अलग ही खबर आ रही है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में 18 माह के जो डीएलएड वाले थे, यानी कि NIOS डीएलएड वाले जो कि TRE 3 में वैलिड थे और TRE 3 के अंतर्गत उनको नौकरी मिल गई थी, अब उनको नौकरी से बाहर करने की यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के 18 माह के डीएलएड की योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से 22 जून को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी हुआ है और इसमें कहा यह गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी कि BPSC TRE 3 की कंडिका 2B4 में उल्लेख है कि 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के लिए मान्य नहीं होगी। यानी कि ये जो मैटर है, ये जो NIOS डीएलएड करवाया जाता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जो लोग पहले से डीएलएड नहीं थे, शिक्षक बन गए थे, तो उनको अंतरिम रूप से ये कोर्स करवाया गया था। लेकिन शिक्षक बनने के लिए ये जो योग्यता है ये मान्य नहीं है। हालांकि यूपीटीटी में इनको जो है शामिल होने का मौका दिया गया है, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि कोर्ट का फैसला अंतिम रूप से नहीं आ जाता है। तो दोस्तों, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 19 लाख लोग 3 दिनों में शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AI से निगरानी की जा रही है। पर्यवेक्षकों ने डेरा डाला जिले के 53 केंद्रों पर, यानी कि बात हो रही प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज के 53 केंद्रों पर 940 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। 3,500 शिक्षक भी देंगे परीक्षा। और जो अध्यापक हैं, जैसा कि आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ऐसे शिक्षक जो कि किन्हीं भी कारणों से अगर TET पास नहीं हैं तो वो अगले 2 साल में, बाद में समय सीमा बढ़ा दी गई थी, अगर वो TET पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। सो बहुत बड़ी संख्या में जो अध्यापक टेट पास नहीं हैं, यूपी में इनकी संख्या लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा है। 1,85,000 ऐसे शिक्षक हैं। तो इन लोगों को विशेष अवकाश प्रदान किया गया है। मतलब आज के दिन उनको, या फिर जब उनकी परीक्षा है तो उस दिन उनको अवकाश दिया गया है, लेकिन शिक्षा मित्रों को नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर भी एक अलग प्रकार का यहाँ पर एक विवाद चल रहा है कि शिक्षकों को विशेष अवकाश, शिक्षा मित्रों को इनकार क्यों, जबकि शिक्षा मित्र भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल ये एक अलग मैटर है, बाद में इसको देखेंगे कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। NIOS से डीएलएड वाले सशर्त देंगे TET। और इसके बाद खबर ये है कि 60 जिलों में यूपीटीटी आज 16 लाख अभ्यर्थी, तो दोस्तों ये जो संख्या है ये 19 लाख है। 19 लाख लोग जो है ये पंजीकृत हैं। ये थोड़ा सा आंकड़ा उल्टा यहाँ पर अखबार में आ गया है। और जौनपुर से सबसे अधिक, यानी कि 67,597 लोग केवल जौनपुर से हैं। तो सबसे अधिक संख्या जौनपुर की ही है। फिलहाल दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति होगी, यानी कि सचिवों की, जो पंचायत सचिव के नाम से पद होता है, उस पर 13,116 भर्तियां की जाएंगी। और ये एक साथ नहीं होगी भर्ती। 13,116 पद जो हैं ये एक साथ नहीं भरे जाएंगे, ये 3 चरणों में भरे जाएंगे। पहले चरण में
4,372 पदों के सृजन को हरी झंडी दी गई है। तो बहुत ही जल्द UPSSC के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें वर्तमान में सिर्फ 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में करीब 42,000 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार के जरिए काम कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग सचिवों की तैनाती करना है, ताकि पंचायतों के प्रशासनिक और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। नई भर्ती पूरी होने के बाद अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था का भार कम होने की उम्मीद है। तो BPO और VDO के संवर्ग के एकीकरण पर नहीं बन पाई सहमति। फिलहाल बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि VPO और ग्राम विकास अधिकारी VDO के काडर को मिलाकर एक यूनिफाइड काडर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। यानी कि ये कहा गया कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो इन दोनों काडर को मिलाकर एक ही काडर, एक यूनिक काडर बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसको मंजूरी नहीं मिल पाई है। खैर, सेवा चयन आयोग ने जारी की उत्तर कुंजी। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भर्ती के लिए 29 जून को हुई लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके अलावा भेषजी के पदों पर चयन के लिए 29 जून को हुई लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी भी आयोग की वेबसाइट पर है, जो कि 7 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। लेखपाल भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। और इम्प्रूवमेंट के लिए 42,000 ने किया आवेदन। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 42,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने 30 जून तक आवेदन मांगे थे। UGC नेट में दोस्तों जो अंग्रेजी का पेपर आया है उस पर काफ़ी विवाद हो गया है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि गत वर्षों की पेपर में पूछे गए थे। 60 से अधिक सवाल ऐसे पूछे गए जो कि गत वर्षों के पेपर में पूछे गए थे। छात्रों का ये कहना है कि परीक्षा में पिछले वर्षों, विशेषकर दिसंबर 2024 की नेट के प्रश्न बड़ी संख्या में दोहराए गए। इससे गहन तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को निराशा हुई है। ज्ञात हो कि UGC नेट अंग्रेजी की परीक्षा पिछले सप्ताह हुई थी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के छात्र चंद्रशेखर ने बताया कि पेपर 1 में सामान्य योग्यता और तर्क शक्ति से जुड़े प्रश्न अपेक्षाकृत सामान्य थे, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो भाग था ये काफ़ी कठिन था। उनके अनुसार पेपर 2 में अधिकांश प्रश्न सीधे पिछले वर्षों की नेट परीक्षाओं से पूछे गए थे। उन्होंने दावा किया कि 60 से अधिक सवाल पुराने पेपर से थे, जबकि 40 से अधिक सवाल केवल दिसंबर 2024 के नेट से दोहराए गए। खैर, ये सब दोस्तों चलता रहता है, इसलिए कहा जाता है कि जो पुराना जो पेपर है उसको आप लोग पढ़ के जाइए। और बस ये होना चाहिए कि, और एक बात और भी कि UGC नेट के आधार पर तो कोई नियुक्ति मिलती नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है। हालांकि पेपर बनाते समय इस बात का भी मतलब सावधानी रखनी चाहिए जो पेपर सेटर हैं कि डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट ना करें, और प्रयास करना चाहिए कि जो PYQs हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, वो इतनी ज़्यादा संख्या में तो नहीं होने चाहिए। हाँ, कंसेप्ट आप ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं कि मिलते जुलते प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए था। एनीवे, आगे बढ़ते तो रेलवे में अब हर मिनट 1.25 लाख टिकट बुक हो सकेंगे। तो रेलवे से यात्रा करना कितना मुश्किल है आप लोग तो जानते ही हैं। इसके लिए एक नई वेबसाइट बनाई जा रही है। और सहायक प्राध्यापक बहाली का नया नियम लागू किया गया है। देखो, खबर आ रही है बिहार से। बिहार में अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी उसके बारे में खबर है कि वहाँ पर एक नई नियमावली जारी की गई है। और इस नियमावली में जो वहाँ पर परमानेंट शिक्षक भर्ती होगी और जो एडहॉक पर होगी, दोनों के लिए यहाँ पर नियम बना दिए गए हैं। मतलब जो चयन का आधार होगा वो 175 अंकों की 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से 200 नंबर पर फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। मास्टर डिग्री नेट अनिवार्य, PhD वालों को छूट मिलेगी। और ये भी कहा गया है कि जो PG है उसमें 55% होना चाहिए, लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का मतलब बच्चा है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। SC, ST, OBC, EBC और दिव्यांग जो हैं उनको 5% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नियमित और संविदा दोनों प्रकार की नियुक्तियों की प्रक्रिया, पात्रता, चयन प्रणाली और उनकी जो मेरिट है तैयार करने के स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज लिमिट बढ़ा दी गई है। एज लिमिट अब 43 वर्ष कर दी गई है, पहले ये 40 वर्ष थी। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो ये नई नियमावली है। और अगर आप नेट पास हैं तो आप वहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
12वीं की पूरक परीक्षा के लिए 8 तक आवेदन करें। खबर सीबीएसई से है। सीबीएसई ने कक्षा 12 की पूरक परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थियों का उम्मीदवार सूची LOC ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी संबद्ध विद्यालयों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभ्यर्थी 8 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 28 जुलाई को होगी। केवल वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षा में पहली बार शामिल होने पर कंपार्टमेंट मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी UPTT की परीक्षा अब 2-3 दिन चलेगी। 3 दिन, 2, 3 और 4 तारीख तक। तो देखते हैं, जो भी अपडेट रहेगी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।